Hello, my dear students. Welcome to CBSE T Point. And students, as you all know, we are doing the complete NCRT in this YouTube channel. So, students, we have already completed the exercise 1.1 and the concepts related to 1.1. So, students, if you want to do the complete course of your 10th class mathematics, then you must follow and subscribe this YouTube channel. And second thing is that students, we have already created the playlist, so you can watch the videos one by one by going to the playlist section in YouTube channel. ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मैंने आपको 1.1 कंप्लीट कराने के पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. अगर आप सॉल्यूशंस करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी. और 1.2 बच्चों आपका जो है उसमें हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को करना है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. और अगर आपने 1.1 को कंप्लीट नहीं किया तो डेफिनेटली 1.1 और उसके कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करिए, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली. तो स्टूडेंट्स 1.1 को स्टार्ट करने 1.2 के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने के पहले प्यारे बच्चों मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि 1.2 जो एक्सरसाइज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. तो बच्चों ये इरेशनलिटी ऑफ द नंबर यानी इरेशनल नंबर से रिलेटेड है. तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इरेशनल नंबर तो ऑलरेडी 9th क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. तो बच्चों आपने वहां पर पूरा इरेशनल नंबर को कवर नहीं किया था. वहां पर कहीं ना कहीं आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर को कंप्लीट किया था. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है कि नंबर लाइन पे आप क्या लेते हैं, कुछ डिस्टेंस लेते हैं, फिर उस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, फिर हाइपोटेनस बनाते हैं. तो इस तरह से आपको एक नंबर मिल जाता है जो कि इरेशनल होता है. जैसे आपको √2 लिखना है तो √2 लेना है बच्चों, √2 1 लेंथ लेंगे अगर परपेंडिकुलर और बेस की तो √2 हो जाए. लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, 10th क्लास में आपको इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन 9th में कर आ रहे हैं, इसलिए आपको 10th लेवल पे बच्चों आपको ये प्रूव करना होगा कि जो इरेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर क्यों होता है. यानी कि अगर √2 इरेशनल नंबर है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि √2 इरेशनल है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ये ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई भी चीज जो हमें प्रूफ करनी है उसके अपोजिट लेकर के हम उसको चलते हैं कंसीडर करके, और बाद में हम इस चीज को प्रूफ कर देते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो थी वो क्या होने वाली है, डेफिनेटली रॉन्ग होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. तो 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर आपके एनसीईआरटी से है. तो इरेशनल नंबर्स को इन क्लास, जैसे कि जो मैंने आपको ब्रीफ किया स्टूडेंट्स, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि in class 9 you were introduced to irrational numbers and many of their properties. You studied about the existence and how the irrationals and the irrationals together made the real number. तो बच्चों सिंपल सी चीज थी वहां पर कि जो आपका रियल नंबर होता था वो क्या होता था बच्चों, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ही क्या होता था, कंबाइंड सेट होता था. मतलब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जितने भी हैं अगर आप उसको कंबाइन कर देंगे तो आपका जो सेट बनेगा यानी कि जो कंप्लीट नंबर मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा. यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल. तो ये मैंने आपको बताया कि रैशनल को कैसे लोकेट करेंगे, इरेशनल को कैसे लोकेट करेंगे ऑन दी नंबर लाइन. तो नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे. However, we did not prove that they were irrational. तो ये हमने प्रूफ नहीं किया था कि जैसे √2 है, √3, √5 ये इरेशनल होंगे. तो बच्चों यहाँ पर इन जनरल √p इज इरेशनल. तो √p क्या होगा, इरेशनल होगा, वेयर p इज अ प्राइम. तो p बच्चों जो है वो प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 है. तो इस तरह के नंबर इरेशनल होने वाले. One of the theorems we use in our proof is the fundamental theorem of the arithmetic. तो recall a number s is called irrational if cannot be written. तो irrational number क्या होता है ये सब आपको पता है कि अगर p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका irrational होगा. जहां पे p और q क्या होने वाला है, इंटीजर, और p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों √2, √3, √15. बिफोर वी प्रूव दैट 2 इज इरेशनल, तो 2 जो है आपका इरेशनल है, इसको हम प्रूफ करें. वी नीड फॉलोइंग थ्योरम हुज प्रूफ इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक. तो बच्चों आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड क्या प्रूफ
क्या थ्योरम है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों थ्योरम 1.2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जब भी इरेशनल नंबर को आप एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे, वेदर इट इज एग्जाम्पल, आपको ये थ्योरम हमेशा काम आने वाली है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। तो पी जो है वो प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो पी कोई नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, यही आपकी थ्योरम होने वाली। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि जैसे मेरे पास आपके पास कोई भी नंबर है 5, और 5 अगर 10 को डिवाइड करता है या 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी चीज है, 10 स्क्वायर क्या होता है आपका 100 होता है, तो 5 जो है 100 को डिवाइड करता है। 100 को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 100 को डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि जो आपका रिजल्ट है वो बच्चों क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो 5 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, और 5 को 5 से सॉरी 5 को नहीं 5 से डिवाइड करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। यू आर डिवाइडिंग वेयर डिवाइजर इज 5, 5 क्या है, डिवाइजर है। यहाँ पर p क्या है, डिवाइजर है, क्योंकि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को बच्चों। तो ये थ्योरम है बच्चों, थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, प्रूफ इसका सिलेबस में नहीं है, तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट का यूज करना है क्वेश्चंस में। तो आइए बच्चों अब मैं इसको थ्योरम को आपको बताता हूँ, फिर से एक बार और ब्रीफ करता हूँ कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जनरलाइज क्या है, p डिवाइड a स्क्वायर, देन दिस इंप्लाइज p डिवाइड किसको करेगा, a को करेगा। तो एक एग्जांपल लेकर के भी आपको मैंने बताया, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास √2 इज इरेशनल नंबर, प्यारे बच्चों √2 इरेशनल नंबर, ये थ्योरम नंबर 1.3, अभी हमने थ्योरम नंबर 1.2 को कंप्लीट किया। अब आइए 1.3 को कंप्लीट करेंगे, और 1.3 को कंप्लीट कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों प्रूफ जो है वो हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। तो बच्चों जो थ्योरम आपने अभी तक स्टडी किया है, उस थ्योरम में आपको एक क्लास में स्टेटमेंट दी गई है कि द प्रूफ इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन या टेक्निक क्या है, इस चीज को आपको समझना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप चीज आपको प्रूफ करनी है, लाइक सपोज आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को आप अज्यूम करेंगे। यानी कि आप इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप रैशनल को लेट करके चलेंगे, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। और अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो अजम्पशन है, यानी जो आपने लेट किया है, वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अगर वो रॉन्ग हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर आपकी स्टेटमेंट क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली है। यानी कि जो आपने लेट किया वो फॉल्स हो गई है, तो इसका मतलब जो हमने लेट नहीं किया था वो ट्रू हो जाएगी। यानी हमें इरेशनल अगर प्रूफ करना है तो वी विल लेट द नंबर टू बी रैशनल, हम रैशनल को लेट करेंगे, और रैशनल को लेट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इरेशनल को प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, आपको याद रखना है। आइए बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूँ। √2 इरेशनल होगा तो ये कैसे होगा। तो बच्चों आपको सभी को पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि √2 को क्या करना पड़ेगा, इस रैशनल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, रैशनल मानना पड़ेगा। √2 एक इरेशनल नंबर अगर प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा गया √2 इज इरेशनल, ये थ्योरम है, तो थ्योरम को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। और √2 जो है वो एक रैशनल आपने लेट कर लिया, तो कॉन्ट्रेरी हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल नॉट फ्रॉम, तो बच्चों सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s सच दैट √2 इज इक्वल टू r/x। तो बच्चों अगर आपने रैशनल लेट कर लिया है तो आप मुझे बताइए, सिंपल सी चीज आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबर होगा √2 वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर r/s या a/b या कुछ भी हो सकता है, आपको एट द एंड रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है। तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s सच दैट √2 इज इक्वल टू r/s। सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर r और s क्या होने वाले हैं, कॉमन फैक्टर होने वाले हैं।
तो बच्चों यहाँ पर आर और एस में क्या होगा, आपका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा. सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट ए अपॉन बी. तो अगर आर एंड एस में कॉमन फैक्टर है, तो आर एंड एस में कॉमन फैक्टर है, तो हमें पता है कि हमें अगर रैशनल हमने लेट किया है तो वहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं चाहिए. अगर बाय द वे कॉमन फैक्टर होता भी है तो वो कट जाएगा, यानी वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो आर एंड एस में अगर कॉमन फैक्टर है, बाय द वे हमने ले लिया है गलती से, तो ए अपॉन बी में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं. तो जो √2 होगा उसको आपको फाइनली ए अपॉन बी के इक्वल कर देना है. तो √2 जो होगा वो a अपॉन बी हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पर b √2 इक्वल टू a हो जाएगा. कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b √2 a हो जाएगा, b √2 a हो जाएगा. तो अब हम बच्चों नेक्स्ट स्टेप आपको जो ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये हो गई. सेकंड थिंग बच्चों ये है कि स्क्वायर कर देना है. क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है. तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा, इनटू में 2a स्क्वायर आएगा. तो इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है, b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. यानी जो b स्क्वायर है, ठीक है, वो तब आ रहा है जब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर को, तो बच्चों जो अभी हमने थ्योरम अभी की थी 1.2 थ्योरम, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ a भी 2 से डिवाइड होगा. अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, बात को समझना, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा. और अगर a 2 से डिवाइड होगा तो मैं कह सकता हूँ a 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2c. आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, थ्योरम का यूज करके मैं कह सकता हूँ. तो बच्चों आइए देखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये सारी चीजें लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो a इज इक्वल टू हमने क्या रख सकते हैं, 2c रख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c. सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वी गेट, ये बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, जो भी आपको 2 दिख रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर है. दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. तो a अगर आपका 2c है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, तो a अगर 2c है तो b स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 2c का स्क्वायर. तो b स्क्वायर होगा बच्चों, मैं कह सकता हूँ 2c स्क्वायर. और b स्क्वायर अगर 2c स्क्वायर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखा होगा b स्क्वायर. तो अगर c स्क्वायर आ रहा है b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर, तो मैं कह सकता हूँ b भी आपका क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2d होगा. तो b भी आपका 2 का मल्टीपल है और a भी आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है. तो b भी अगर 2 का मल्टीपल है और a भी 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या है, हमें शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि जो हमारा अजम्पशन है वो क्या रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि आर एंड एस में कॉमन फैक्टर हो सकता था, बट हमने उसको कैंसिल आउट करके a और b को लाए थे. तो a और b तो भी हमारे क्या निकले, 2 के मल्टीपल निकले. तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी एजम्पशन है वो क्या, एकदम रॉन्ग है. तो हमारी एजम्पशन क्या थी कि हमने इसको रैशनल माना था, तो वो क्या होने वाला है, इरैशनल होने वाला. सो आइए स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1.3 आपकी 3 थ्योरम है इस चैप्टर में. तो हमने 1.3 थ्योरम कंप्लीट किया अभी. अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5. तो बच्चों आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको एक इरैशनल नंबर दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, और उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये नंबर इरैशनल होने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है. और जो थ्योरम नंबर 1.3 थी बच्चों, इसमें भी आपका क्या था, इसमें भी आपको एक इरैशनल नंबर दिया गया था √2. तो √2 को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है. तो वो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं. वहां पर हमने कैसे किया था, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं. वहां पर हमने कैसे किया था कि अभी √2 को हमने क्या किया था, अपोजिट माना था. यानी कि इरैशनल अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, रैशनल मान लेंगे. और रैशनल मानने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, उस चीज को बाद में रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कि
ये तो रैशनल हमने लेट किया था, बट ये रैशनल नहीं है। और अगर कोई भी चीज रैशनल नहीं होगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका रियल नंबर है तो रियल नंबर में या तो रैशनल हो सकता है या फिर क्या होता है, इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि रैशनल अगर नहीं होगा तो इरेशनल क्यों होगा, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आइए, इरेशनलिटी का प्रूफ करने का यही मेथड होता है जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं बच्चों कि आपका जो √3 है इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लेट करूंगा कि लेट √3 भी तो बच्चों आपको यहां पर लिखना पड़ेगा जो √3 है उसको क्या करना पड़ेगा, लेट बी एन इरेशनल नंबर। तो इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर आपको लेट करना है। सॉरी इरेशनल नहीं, ये रैशनल आएगा क्योंकि इरेशनल तो हमें प्रूफ करना है। एन रैशनल नंबर, तो लेट √3 बी एन इरेशनल नंबर। तो आ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो लेट √3 बी रैशनल नंबर, और √3 को हमने क्या किया, रैशनल लेट कर दिया। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो वहां पर बच्चों क्या होगा, आप उसको a/b या p/q या r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर r और s या a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्या मैं √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वेयर, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन करना, वेयर a and b have no common factor, a and b have no common factor। तो a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर होने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बच्चों क्या करना है, इसमें सेट मेथड होता है, सेट प्रोसेस होता है कि हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि बच्चों √3b जो होगा वो इक्वल होगा किसके प्यारे बच्चों, a के। तो a अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके मैं इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर क्या करने वाले हैं, बोथ साइड्स को। तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो b स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, b स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अब बच्चों a स्क्वायर यहाँ पर 3 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि जो आपकी थ्योरम थी फर्स्ट सेकेंड थ्योरम वो क्या कहती थी कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तभी आपका यहाँ पर b स्क्वायर जो कि एक इंटीजर है, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी होता है, तो a एंड b यहाँ पर डेफिनेटली क्या होने वाले, इंटीजर। तो इंटीजर आ रहा है तो मतलब मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो आइए बच्चों अब मैं इसको आगे करता हूँ, a स्क्वायर जो होगा वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों आगे हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आगे के स्टेप्स हमारे क्या होने वाले हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेन इक्वेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली इक्वेशन है, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 3 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर या 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 क्या करता है, डिवाइड करता है a स्क्वायर, हैंस सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट समझना है 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो 3 अगर a को डिवाइड करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 a को तभी डिवाइड कर सकता है जब a जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो, जो a नंबर है वो 3 का मल्टीपल होगा।
तभी 3 उसको क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर a जो है वो 3 का मल्टीपल है तो मैं ये लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू क्या होगा 3c। a जो है वो 3 का मल्टीपल है, जहां पर c क्या है, c कोई एक इंटीजर है। c क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। तो 3 का मल्टीपल है और c क्या है, आपका एक इंटीजर है। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो इस रिलेशन का यूज करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को पुट करने वाले हैं इस रिलेशन में। तो इस चीज को मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a हमारा बच्चों यहाँ पर कितना आ चुका है, 3c आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो b स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चों, 3c, यानी a का स्क्वायर अपॉन में 3 आएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर यानी 9, और c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 3। तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों b स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपका 3c स्क्वायर होगा। तो b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इस स्टेटमेंट या इस जो आपका ये रिलेशन निकल कर आया है, आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो b स्क्वायर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर वही चीज हम अगेन करने वाले हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल था, और यहाँ पर सिंस c स्क्वायर जो b स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल आ चुका है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो b स्क्वायर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो c स्क्वायर है वो आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा तो डेफिनेटली b जो होगा वो क्या होगा, आपका b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। और अगर b 3 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली b भी 3 का फैक्टर होगा, मतलब b जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, सॉरी। तो b जो है 3 का अगर मल्टीपल होगा तो क्या मैं b को 3d लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगेन वही चीज कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो आइए मैं लिख करके आपको बताता हूँ। तो b डिवाइड्स 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भी आपका नंबर डिवाइड में आएगा उससे ऊपर वाला नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 3 also divides b। 3 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन डेफिनेटली 3 ऑल्सो डिवाइड करेगा b को। तो इसके पहले बच्चों क्या कर रहा था, 3a को भी डिवाइड कर रहा था, अब 3b को भी डिवाइड कर रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि 3a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 3 अगर a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इस चीज को मैं कह सकता हूं कि a और b में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर 3 का होगा, तभी a और b को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स a एंड b आर को प्राइम। तो a और b अगर को प्राइम होंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली जो हमने लेट किया है वो चीज क्या होने वाली है, रॉन्ग प्रूव होने वाली है, यानी वो चीज हमारी क्या होने वाली है, ट्रू नहीं होने वाली। और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारा जो अजम्पशन है, जो कि हमने रैशनल लेट किया था, वो क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। दैट मीन्स ये नंबर क्या होने वाला है, इरैशनल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। और ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉजिकली जो चीज आपने लेट की है उसको क्या करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है। ओके,
तो 3 डिवाइड्स बी, ठीक है। अब विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, which contradicts the fact that A and B have no common factor, no common factor। तो ये क्या है बच्चों, कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि 3 डिवाइड्स ऑल्सो है, ठीक है। 3 आपका कॉमन फैक्टर ए एंड बी में हो रहा है, हेंस आवर assumption is not correct, our assumption, hence यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, hence our assumption is not true, ठीक है। so √3 is an irrational number, √3 कैसा नंबर होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आर एनफ। अब आइए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आपको शो करना है। तो बच्चों अगेन 5 माइनस √3 को आप क्या लेट करेंगे, रैशनल लेट करेंगे। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हैं कि माइनस √3, 5 उधर जाएगा तो a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी बच्चों यहाँ पर, और माइनस क्या हो जाएगा 5। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन बी। अब बच्चों a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, उससे 5 को -5 से माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल मिलेगा। और ये क्या है बच्चों, इरेशनल है। हमने अभी प्रूफ किया। तो क्या रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, तो विच इज रॉन्ग। और अगर ये रॉन्ग है तो जो हमने अज्यूम किया है वो भी हमारा क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। तो 5 माइनस √3 क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लेट करेंगे, वही सारी लैंग्वेज आपको कंप्लीट करना है, बट यहाँ पर डिफरेंस आपको समझना है कि जो √3 है इसको प्यारे बच्चों आपको करके कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या होगा बच्चों, 5 माइनस a अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और √3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। और अगर √3 एक इरेशनल नंबर है और 5 माइनस a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, तो दोनों तो यहाँ पर इक्वल दिए गए हैं ना। तो दोनों अगर इक्वल दिए गए हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये चीज जहां से निकल कर आई है वो भी नहीं हो सकता, और वो भी अगर नहीं हो सकता तो मैंने उस चीज को क्या माना था, रैशनल माना था। और रैशनल अगर माना था तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका ये रॉन्ग होने वाला है। यानी हेंस वी कैन से दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके यहाँ पर लिख लेना है कि 5 माइनस √3 लेट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख लेना है आपको लेट 5 माइनस √3 इज an rational number, a rational number, hence ठीक है ये हो जाएगा where a and b have no common factor या a and b are co-prime। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको लिखने। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। क्या करेगा बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट्स करेगा अवर अजम्पशन।
तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर बच्चों 7 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि वहां पे रैशनल नंबर दिया होगा और रैशनल आपको लेट करके उसको क्या करना है, आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए रैशनल लेट करेंगे, देन उसके बाद आप उसको प्रूफ करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं 3√2 इज इरेशनल। तो 3√2 जो होगा वो आपको क्या करना है, लेट 3√2 बी अ रैशनल नंबर। इसको क्या लेट करेंगे, एक रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। तो ये अगर आपने रैशनल नंबर बच्चों लेट कर लिया है तो डेफिनेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a/b की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो इरेशनल वाला पार्ट होता है वो मुझे अलग कर लेना होता है, वो सेपरेट, और बाकी के सारे नंबर दूसरे वाले साइड में हो जाते हैं। तो √2 डेफिनेटली स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा, a/3b के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर a और b जो हमने लेट किया है उसमें a एंड b आपके क्या है, a एंड b आपके क्या है, को प्राइम है। a और b क्या होने वाले, को प्राइम होने वाले, यानी कि a एंड b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख देनी है। अब बताइए a/b अगर रैशनल होगा तो ये भी क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो a/3b इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स √2, बट जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल डेफिनेटली नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको √2 इज एन इरेशनल नंबर इसका फैक्ट यूज कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, hence our assumption is not correct, ऐसे लिखना है आपको, hence our assumption is not correct, so 3√2 is irrational number, क्योंकि हमने इसको रैशनल लेट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर चीज़ों को कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने कंप्लीट किया है एग्जाम्पल्स को और आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को। जो थ्योरम थी 1.2 और 1.3 हमने उसको बच्चों यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बच्चों 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको हमें अब करना है स्टार्ट। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि √5 जो है उसको आप इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो थ्योरम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर यूज़ होने वाली है, और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके इरेशनलिटी के प्रूफ है, यानी 10th क्लास में जो भी आपके इरेशनल नंबर के प्रूफ है 1.2 एक्सरसाइज में, तो उसमें बच्चों एक प्रूफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप एक प्रूफ को समझ जाएंगे, यानी कि जो उसका फंडामेंटल चीज़ है वो अगर आप समझ जाओगे, तो बच्चों आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, उसमें आपको पूरा कमांड होना चाहिए कि कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको क्लियर है। तो बच्चों √5 अगर इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है तो इसके लिए हम मेथड यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड, दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है आप उसके अपोजिट कंसिडर करके चलोगे। दैट मीन्स कि अगर √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो बच्चों अगर √5 को इरेशनल आपको प्रूफ करना है तो आप इस चीज को लेट करके चलोगे कि √5 रैशनल है, और √5 अगर रैशनल है ये चीज बाद में अगर रॉन्ग प्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली फिर आपका क्या होगा, √5 इरेशनल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना हुआ था। और रैशनल वाली बात अगर गलत हो जाती है तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए जो नंबर्स होते हैं या तो वो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा, सिंपल सी चीज है। तो ये इसका बैकग्राउंड है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और जो मैंने आपको थ्योरम बताई है अभी कि p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, इसका भी यूज करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आपको √5 को समझना है, फिर आपको क्या करना है, आगे कुछ भी नंबर आएगा √2 √3 इरेशनल आप प्रूफ कर लोगे, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन आपका मेथड एक ही होगा, यूनिक होगा, सिंगल होगा। जैसे जैसे नंबर चेंज होगा आपका पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि √5 को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्यारे बच्चों √5 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, लेट √5 बी तो बच्चों इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से करेंगे। तो इसका रिवर्स हम लेट करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो बच्चों जब आपने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया तो बाद में आप क्या करेंगे कि इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हो जाएगा कि √5 कैसा है, इरेशनल है। तो आइए बच्चों अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि √5 इफ √5 इज रैशनल, तो √5 रैशनल है। तो बच्चों इफ √5 इज रैशनल देन इट कैन बी। अब बच्चों आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम a/b या p/q या r/s इस तरह से फॉर्म में, दैट मीन्स उसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, देन बच्चों रिप्रेजेंटेड, आप इसको कंप्लीट कर लेना, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो बच्चों इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज बच्चों √5 जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, p/q हो जाएगा। तो बच्चों √5 जो है फाइनली वो क्या आ चुका है आपका, p/q आ चुका है। तो इसके आगे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अब मेनली हमारे पास एक ही इक्वेशन बन चुकी है। तो इसके आगे आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप इतना नोट कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं √5 इक्वल्स टू p/q को हम कैरी करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं √5 इक्वल्स टू p/q। तो बच्चे √5 p/q है। प्यारे बच्चे अगर √5 p/q है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि p जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि p इंटू 1 इक्वल्स टू q इंटू √5। बोलिए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन माय डियर स्टूडेंट्स p² जो होगा आपको क्या करना है, अब एक यहाँ पर स्टेप आपको समझना है कि स्क्वेयरिंग कर देनी है। बच्चों ये स्टेप है क्वेश्चन के, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वेयरिंग कर देनी है बोथ द साइड्स को। तो बच्चों बोथ साइड को अगर स्क्वायर करेंगे तो p² जो होगा वो 5q² के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, p² जो है वो 5q² के इक्वल आ जाएगा। क्यों बच्चों, p का स्क्वायर p² होगा और q का स्क्वायर q², √5 का क्या होगा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो बच्चों इस चीज से क्या समझ में आती है, मुझे ये चीज समझ में आती है कि अब देखिए P अपॉन Q अगर हमने लेट किया है तो डेफिनेटली बच्चों P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। और P और Q में दूसरी कंडीशन क्या है कि वो को प्राइम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मीनिंग ये हुआ कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बच्चों ये समझनी है कि जो P अपॉन Q या A अपॉन B या R अपॉन S आप लोगे तो वहां पर P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पहली चीज ये है, क्योंकि यही चीज आपको आगे प्रूफ में हेल्प करेगी कि वहां पर जो है √5 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि हम अल्टीमेटली ये प्रूफ करने वाले हैं कि P और Q में कॉमन फैक्टर कुछ होगा, और अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो हमने लेट किया है कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगी, हमारी रैशनल वाली बात रॉन्ग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि P एंड Q जो होंगे वो इंटीजर होंगे। ये तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने 9th में भी कर रखा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 4 एंड 5 को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर्स के अंदर जो नंबर आते हैं वो हमेशा 2 में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में आपके इंडिविजुअल नंबर प्राइम हो, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। जैसे 5 एंड 6 को प्राइम हो सकता है, होता है इनफैक्ट, लेकिन 6 क्या वहां पर प्राइम है, नहीं। तो जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर के अंदर जो नंबर आ रहे हैं दोनों वो प्राइम ही हो। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मेंशन करनी है वो ये करनी है कि P और Q इंटीजर है, और P एंड Q क्या होने वाले हैं, आपके को प्राइम होने वाले हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सी चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जैसे कोई भी इंटीजर आपके पास नंबर है, मान लीजिए कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या है, एक इंटीजर ही होगी। ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही होगी। यानी जो इंटीजर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। तो मैं बच्चों ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं निकालूं तो P स्क्वायर अपॉन 5 क्या हो रहा है, Q स्क्वायर है। और बच्चों Q स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। Q स्क्वायर अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब यही है। P स्क्वायर अपॉन 5 का यही मतलब है कि P स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। P स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। अगर P स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो एक इंटीजर मिल रही है। तो अगर एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो P स्क्वायर होगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि दैट मीन्स इट मीन्स P square, P is divisible by 5, P is या P 5 divides P, आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 5 divides P। इट मीन्स 5 जो 5 है बच्चों वो डिवाइड करता है किसको, P को, क्योंकि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी, अब उस थ्योरम को यहाँ पे आपको स्टेट करना है, रीजन देना है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। बच्चों ये सारी चीजें स्टेप्स हैं, आपको कैसे करना है इन चीजों को समझना है। मेन चीज आपको समझने पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखना है, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे मेनली। तो अब थ्योरम वगैरह आप लोग लिख लोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको लिख करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो बच्चों यही है एनसीईआरटी में थ्योरम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। देन P डिवाइड्स A। तो बच्चों P जो है वो डिवाइड करेगा किसको, A को डिवाइड करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो बच्चों p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो p अगर तो मैं कह सकता हूँ कि इट मीन्स 5 जो है वो क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है p को, और अगर 5 बच्चों p को डिवाइड करने वाला है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो p होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो क्या p को मैं 5a लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। p को क्या मैं 5a लिख सकता हूँ। अब बच्चों इन दो रिलेशन को हम कैरी करेंगे और इसी के बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर होने वाला है जो कि 5 होने वाला है। तो p बच्चों अगर आपका डिविजिबल है 5 से तो p 5 का मल्टीपल होगा, और अगर p 5 का मल्टीपल होगा तो 5 इंटू ए लिख सकता हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं, दो रिलेशन हमारे पास है, कैरी करेंगे इसको। तो p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इन दो रिलेशन को पहले लिख लेते हैं। तो p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर और p इक्वल टू 5 है। ओके बच्चों, तो ये दो चीजें हो गई। अब बच्चों आप मुझे एक चीज बताइए, अगर p 5a है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ p 5a, तो ये सारी चीजें इरेज करेंगे। p अगर 5a रखेंगे तो 5a का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। तो बच्चों 5a का स्क्वायर क्या होगा, 25a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 5 5 जा क्या होगा 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चों ये q है, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चों आप सभी को पता है a एक इंटीजर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो q है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 डिवाइड्स q। 5 जो है वो डिवाइड करता है किसको, q को। तो 5 अगर q को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि बच्चों 5 p को भी डिवाइड कर रहा था, अभी हमने देखा, और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 p एंड q दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर होने वाला है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है क्योंकि हैंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसमें, p एंड q के बीच में। तो 5 अगर कॉमन फैक्टर है प्यारे बच्चों p एंड q के बीच में, तो मैं कह सकता हूँ विच प्रूव्स रॉन्ग आवर अजम्पशन, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो आने वाला है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा। तो हैंस थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हैंस common factor, hence our assumption that p and q are co-prime is wrong, hence रूट 5 क्या होगा बच्चों, जो रूट 5 है वो इरेशनल होगा, हेंस रूट 5 क्या होगा बच्चों, इरेशनल हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, उसमें भी आपको
एक नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको कुछ इंटीजर भी ऐड किया गया उसमें और इंटीजर को मल्टीप्लाई किया गया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 + 2√5 है मेरे पास। ओके, तो 3 + 2√5 का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपका रैशनल नंबर होता है, अगर उसका इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? इरेशनल मिलता है। क्यों? क्योंकि 2 है जैसे बच्चों और √5 है, तो 2 को अगर √5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर आप √5 में कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं या 2 का √5 में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से ऑल पॉसिबल केसेस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब इरेशनल क्यों होगा? तो ये आपको समझना है, क्योंकि बच्चों अगर आप कोई भी इंटीजर या फिर रैशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा? नंबर वो भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा जो आपके डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं। तो बच्चों √5 का जो नेचर है वो इरेशनल है, तो डेफिनेटली अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें या फिर हम 3 को ऐड करें तो वो भी क्या होगा? इरेशनल। तो बच्चों यही क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 + 2√5 जो है वो कैसा नंबर आपको प्रूव करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो बच्चों 3 + 2√5 को जैसे आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है? आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि आप क्या करेंगे? 3 + 2√5 लेट बी और रैशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कैसा नंबर लेट कर लेंगे? एक रैशनल नंबर इसको लेट कर लेंगे। तो जब आप इसको रैशनल नंबर लेट कर लेंगे तो बच्चों डेफिनेटली रैशनल नंबर अगर ये हो जाते हैं तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ 3 + 2√5 क्या होगा बच्चों? P/Q हो जाएगा। तो बच्चों आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे, और अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करना है तो जो भी नंबर दिया है रैशनल इरेशनल नंबर, उसको हम क्या करेंगे? उसके अपोजिट यानी कि रैशनल कंसीडर कर लेंगे। और अगर रैशनल कंसीडर कर लेंगे तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? आपका एक रैशनल हो जाएगा। और अगर ये रैशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली P/Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बच्चों आपको क्या करना है? थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करना है, और एट द एंड इस स्टेप के बाद आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको आप अलग फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो √5 है उसको आप अलग निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं 3 को उधर ले जाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 2√5 P/Q और माइनस क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ √5 जो होगा 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 और P/Q - 3। बच्चों इसमें बहुत ही कम आपको स्टेप्स करने होते हैं। अब यहाँ पर आप इस फैक्ट का यूज करेंगे कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं आप सभी बताइए मुझे, अगर रैशनल से रैशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल मिलेगा, और रैशनल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल मिलेगा। तो इधर वाला जो पार्ट है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही चीज ऑब्वियस है कि P/Q एक रैशनल नंबर है, हमने कंसीडर किया है P/Q क्या होगा? रैशनल होगा, और रैशनल से हमने इंटीजर माइनस किया है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? रैशनल मिलेगा। और जो फिर आया है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको रैशनल मिलने वाला है। तो बच्चों जो रैशनल है, आई एम सो सॉरी, जो रैशनल है वो किसके इक्वल हो रहा है? वो एक इरेशनल के इक्वल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, आपको पूरा √5 प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ फैक्ट का यूज करना है कि वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए? तो बच्चों यहाँ पर ही आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी?
hence we can see that hence we can see that it is not possible. क्या पॉसिबल नहीं है बच्चों? मैं आपको बता रहा हूं कि इरेशनल रैशनल के इक्वल हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो हेंस इट इज नॉट मेंशन. ठीक है, दैट एनी रैशनल नंबर, एनी इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल. तो यहां पे बच्चों क्या लिखना है? √5 इज इरेशनल. तो इस फैक्ट का यूज करना है. Hence our assumption is wrong. Hence our जो भी हमने assume किया है is not correct. So मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? So मैं ये कह सकता हूँ कि 3 + 2 √5 जो होगा वो कैसा होगा? इरेशनल होगा. क्योंकि रैशनल तो हम ऑलरेडी इसको लेट कर चुके हैं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यही आपका इसका यू कैन से कि समरी एट द एंड, बॉटम लाइन जो याद रखनी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को याद रखना है. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का ही हम यहाँ पे यूज करते हैं. आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो बच्चों 1/√2 है. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. तो 1/√2 है, तो 1/√2 को हम कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम लोग इसको देखते हैं. तो बच्चों इसमें भी आपको क्या करना है? एक रैशनल कंसीडर करना है. तो 1/√2 को अगर आप रैशनल कंसीडर करेंगे बच्चों तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा. तो P/Q की अगर फॉर्म में आ जाएगा तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि Q/P क्या हो जाएगा? आपका √2 हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो फिर अगेन आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इसका स्क्वायर करने वाले. तो इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करना हूँ? अब बच्चों ये डिपेंड करेगा कि आप फैक्ट का यूज कर सकते हैं. ये कितने मार्क्स में आया? अगर ये ज़्यादा मार्क्स में या फिर 1 मार्क में. 1 मार्क में तो डायरेक्ट करेंगे, और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स में लाइक 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो आप कंप्लीट करेंगे. तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट वाला जो मेथड होगा वो पहले जैसे ही होगा. तो यहाँ पर वी नो दैट √2 इज इरेशनल. तो यहाँ पर P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सिंस √2 इज इरेशनल. ठीक है, हैंस our assumption is not true, ये नॉट करेक्ट. तो इस तरह से आपको क्या करना है? जो अजम्पशन है आपके वो करेक्ट नहीं होने वाले हैं डेफिनेटली. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा. तो 1/√2 क्या होगा बच्चों? आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट 7√5. 7√5 में भी आप बच्चों क्या करेंगे? 7√5 को P/Q की फॉर्म में लेट करेंगे. तो आपने क्या किया? इसको P/Q लेट किया है. तो बच्चों P/Q अगर लेट किया है तो मैं कह सकता हूँ √5 क्या होगा? 7Q हो जाएगा. तो P/Q अगर रैशनल है तो P/7Q भी क्या है? रैशनल है. जबकि √5 हमें पता है, इस फैक्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि ये कैसा है? इरेशनल है. Hence our assumption is correct, not correct. Our assumption is not correct. So that what we have let is not correct. तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा नंबर होगा? एक हमने रैशनल लेट किया था P/Q की फॉर्म में, तो ये कैसा होने वाला है? इरेशनल होने वाला है. आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है. तो बच्चों प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. तो अगेन बच्चों आप अगर इसको रैशनल मानेंगे तो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे. तो √2 क्या हो जाएगा? P/Q -6.
तो बच्चों p अपॉन क्यू इंटीजर और 6 भी p अपॉन क्यू रैशनल नंबर है और माइनस इंटीजर, तो ये क्या आएगा आपका पार्ट इधर वाला रैशनल होगा, जबकि ये कैसे है इरेशनल है। तो इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हमने जो आपके 3 क्वेश्चंस थे 1.2 में, हमने इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपकी 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दिए। अगर स्टिल आपको थ्योरी कंप्लीट करना है तो आप थ्योरी वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।